नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेंगलोर विमेंस वर्सेस गुजरात विमेंस के बीच होने वाले मुकाबले की। इस मैच से जुड़े दिलचस्प रिकॉर्ड्स, आंकड़े और ड्रीम 11 टीम मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मैच प्रीव्यू से। तो मैं आपको बता दूं, बेंगलोर विमेंस और गुजरात विमेंस के बीच ये जो मुकाबला है वो WPL का 5वां मुकाबला होगा, जो कि खेला जाएगा 27 फरवरी मंगलवार के दिन। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला शाम को 7:30 बजे शुरू होगा और जो फैंस इस मुकाबले का जो लाइव लुत्फ उठाना चाहते हैं वो इसको स्पोर्ट्स 18 पर, और लाइव स्ट्रीमिंग जो देखना चाहते हैं वो इसको जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। फेवरेट्स मेरे हिसाब से इस मुकाबले की जो है वो बेंगलोर की टीम रहने वाली है, क्योंकि उनकी जो करंट फॉर्म है एज कंपेयर टू गुजरात वो ज्यादा अच्छी नजर आती है। हेड टू हेड आंकड़ों की बात कर ले तो मैं आपको बता दूं, दोनों के बीच अब तक कुल 2 मुकाबले खेले गए हैं, जो कि पिछले सीजन में खेले गए थे, और यहां पर हेड टू हेड में नेक टू नेक फाइट देखने को मिली है। पहली बार गुजरात ने बेंगलोर को हरा दिया था और दूसरी बार बेंगलोर ने उस हार का बदला ले लिया था, यानी कि 2 मैच के बाद दोनों 1 और 1 के साथ बराबरी पर चल रहे हैं। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाना है और ऐसे में बेंगलोर की टीम को होम सपोर्ट बहुत तगड़ा मिलेगा, और ऐसे में गुजरात के पास बहुत ही ज्यादा चुनौती होगी कि वो बेंगलोर को उन्हीं के घर पर हरा सके। रिसेंट मैचों की बात कर लें तो बेंगलोर की टीम ने इस सीजन में अब तक 1 मैच खेला है जिसमें उनको जीत मिली है। वहीं गुजरात की बात कर लें तो उन्होंने भी 1 मैच खेला है जिसमें उनको हार नसीब हुई थी। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो गुजरात की टीम जो है बॉटम ऑफ द टेबल यानी कि 5वें नंबर पर है, और बेंगलोर की टीम जो है वो दूसरे नंबर पर बनी हुई है, जिससे पता चलता है कि बेंगलोर की जो करंट फॉर्म है वो ज्यादा अच्छी नजर आती है। अब दोनों के बीच जो हेड टू हेड मुकाबले हुए थे उनकी जो डिटेल है वो हम आपको बता देते हैं। तो दोनों के बीच 2 मुकाबले हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। 8 मार्च 2023 को दोनों के बीच पहला मुकाबला खेला गया था, जिसमें गुजरात की टीम ने 201 रन बनाए थे और बेंगलोर ने चेस करने के दौरान 190 रन बनाए थे, और वो मुकाबला वो महज 11 रन से हार गए थे। दूसरी बार उसी सीजन में इनके बीच 18 मार्च को दूसरा मुकाबला हुआ था, जिसमें गुजरात ने अगेन पहले बैटिंग की थी, 188 रन बनाए थे, और बेंगलोर ने बाद में बैटिंग करते हुए सिर्फ 2 विकेट खोकर उस लक्ष्य को हासिल कर लिया था, और जिसके बाद वो उस मुकाबले को जीत गए थे। अब मैं आपको बता देता हूं वेन्यू डिटेल्स के बारे में, यहां पर क्या स्टैट्स रहते हैं, क्या रिकॉर्ड रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, चिन्नास्वामी स्टेडियम में अब तक कुल 10 मुकाबले खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 मुकाबले जीती है, और जो बाद में बैटिंग करती है उन्होंने यहां पर 5 मुकाबले जीते हैं, जिससे पता चलता है कि ये चेजिंग ग्राउंड है और यहां पर चेज करने वाली टीम के पास ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हाईएस्ट टोटल यहां पर भारतीय टीम ने 212 रनों का बनाया था, और जो लोएस्ट टोटल है वो श्रीलंका के नाम दर्ज है, जिनके नाम यहां पर 122 रनों का रिकॉर्ड दर्ज है। आखिरी 3 मैचों के स्कोर की बात करूं तो इस मैदान पर 129, 126, 155, 157, 173 और 171 का स्कोर बना है, यानी ऑन एवरेज जो है वो यहां पर 140 से 155 के बीच स्कोर आसानी से बनता नजर आता है। रिसेंट मैचेस जो हुए हैं एम चिन्नास्वामी में, उसकी डिटेलिंग एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर 25 फरवरी को जो मुकाबला हुआ था गुजरात और मुंबई के बीच, वो लो स्कोरिंग मुकाबला था। गुजरात की टीम ने वहां पर पहले बैटिंग करते हुए महज 126 रन बनाए थे, जिसको मुंबई ने स्ट्रगल करते हुए जीता था, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष किया था, और उन्होंने 18.1 ओवर में 5 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया था। इस मैच से पहले 24 फरवरी को बेंगलोर और उत्तर प्रदेश के बीच इसी मैदान पर मुकाबला हुआ था, जहां पर बेंगलोर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 157 रन बनाए थे, और यूपी की टीम बाद में बैटिंग करते हुए 155 रन बनाई थी और मुकाबले को 2 रन से हार गई थी। और इस मैदान पर जो पहला मुकाबला हुआ था वो 23 फरवरी को हुआ था, जिसमें दिल्ली की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए, और बाद में मुंबई की टीम ने आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल कर लिया था और 4 विकेट से मुकाबला जीतने में कामयाब रहे थे। यानी आखिर 3 मैचों की बात करें तो 2 चेस करते हुए जीते हैं और 1 ने पहले बैटिंग करते हुए यहां पर जीत हासिल की है। अब विकेट्स बाइफर्केशन देख लेते हैं, यानी कि किस जो डिपार्टमेंट के गेंदबाज हैं कितने वो विकेट निकालने में कामयाब होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर टोटल 3 मैचों में आखिरी में 37 विकेट गिरे हैं। विकेट्स टेकन बाय पेसर्स यानी कि तेज गेंदबाजों ने यहां पर 14 विकेट लिए हैं। स्पिन गेंदबाजों ने यहां पर 23 विकेट लिए हैं। पहली पारी में स्पिनर्स यहां पर 12 विकेट निकालने में कामयाब हुए हैं। सेकंड पारी में स्पिनर्स ने यहां पर 11 विकेट निकाले हैं, और जो पेस गेंदबाज हैं यानी कि तेज गेंदबाज हैं उन्होंने यहां पर फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट चटकाए हैं, और सेकंड इनिंग में उन्होंने यहां पर 6 विकेट चटकाए हैं। इससे यह अंदाजा लगता है कि स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में यहां पर इफेक्टिव रहते हैं। वहीं तेज गेंदबाजों के पास भी इक्वल मौका रहता है, यानी कि फर्स्ट इनिंग में भी लगभग उन्होंने उतने ही विकेट लिए हैं जितने कि सेकंड इनिंग में लिए हैं। हालांकि फर्स्ट इनिंग में विकेट ज्यादा गिरते हैं, यानी कि चेजिंग ग्राउंड ये पूरी तरीके से नजर आता है। अब हम बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो यहां की पिच को बैलेंस
टेनिस पिच कहा जाता है, यानी बल्लेबाजी, तेज गेंदबाजी और स्पिन गेंदबाजों तीनों के लिए कुछ ना कुछ यहां पर पिच पर मदद रहती है। हालांकि स्पिनर्स जो हैं वो यहां पर ज्यादा प्रभावशाली नजर आते हैं, जैसा कि हमने रिकॉर्ड्स और स्टैट्स में भी देखा है। उनके पास टर्न रहता है और बल्लेबाज जब उनके खिलाफ ज्यादा एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो अपना विकेट फेंक लेते हैं, ये हमने यहां पर देखा है। तेज गेंदबाजों के पास भी विकेट निकालने का मौका रहता है, क्योंकि बल्लेबाज यहां पर तेजी से स्कोर करने की कोशिश करते हैं, डायमेंशन छोटा है जिसकी वजह से एज लगता है या फिर बॉल हवा में जाती है और जिससे तेज गेंदबाजों को भी यहां पर फायदा मिलता है। बल्लेबाजी भी आसान है, आउटफील्ड बहुत तेज है, लेकिन बल्लेबाजों को अगर बड़ा स्कोर करना है तो उनको यहां पर सोच समझकर बल्लेबाजी करनी होगी। अब मैं आपको बताऊंगा बेंगलोर और गुजरात की लाइकली प्लेइंग 11 के बारे में, और साथ ही मैं इनके जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने की कोशिश भी करूंगा, जहां से हमको ये लगभग 90% अंदाजा लग जाएगा कि किन खिलाड़ियों को हमको टीम में शामिल करना है, किसको बाहर करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेंगलोर की, तो मैं आपको बता दूं ये लाइकली प्लेइंग 11 है। अगर आपको एग्जैक्ट प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। जब मैच शुरू होता है उससे ठीक पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर लाइव टीम डालता हूं, जिसका लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां पर जाइए, क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर लाइव टीम पाने का लुत्फ उठाइए। चलिए बेंगलोर की लाइकली प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें सोफी डिवाइन, स्मृति मंधाना, मेघना, एलिस पेरी, ऋचा घोष, वेयरहम, मोलिनिक्स, पाटिल, सिमरन बहादुर और आशा शोभना खेलती नजर आ सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोफी डिवाइन की, तो इनका जो रोल है वो बैटिंग ऑलराउंडर का है, यानी कि बैटिंग भी करती हैं और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी करती हैं और ये ओपनिंग करती हुई नजर आती हैं। इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें आखिरी के कुछ मैचों की, तो उसमें उन्होंने 1 रन बनाया है, कोई विकेट नहीं लिया। उसके बाद इन्होंने 5 रन बनाए थे, 1 विकेट लिया था। उससे पहले वाले मैच में 11 रन बनाए थे, 1 विकेट लिया था। उससे पहले वाले मैच में 29 रन बनाए थे, 1 विकेट लिया था। और उससे पहले वाले मैच में 6 रन बनाए थे और 3 विकेट इन्होंने हासिल किए थे। इनकी परफॉर्मेंस से साफ है कि इनको लगातार विकेट तो मिल रहे हैं, लेकिन इनका बल्ला जरा खामोश नजर आता है। हालांकि क्योंकि विकेट ले रही है लगातार, बैटिंग थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म नजर आती है, तो ऐसे में इनको टीम में लिया जा सकता है, क्योंकि विकेट लगातार रेगुलर इंटरवल पर ये निकाल रही हैं। और अगर इनका बल्ला चल जाता है तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। इसलिए इस खिलाड़ी के साथ आप गैम्बल खेल सकते हैं, इस खिलाड़ी को आप टीम में चुन सकती हैं। स्मृति मंधाना की बात कर लेते हैं, तो ये भी ओपनिंग करती हैं, बैट्समैन है, प्योर बैट्समैन है, बॉलिंग ये नहीं करती हैं। और इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 13, 29, 23, 54 और 29 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया, जो दिखाता है कि इनको स्टार्ट लगभग हर मैच में मिला है। यानी कि अगर 20 से 30 रनों की लगातार पारी खेल रही हैं तो ये आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। हालांकि इनको थोड़ा सा 20 से 30 वाले फेज में आके थोड़ा सा अपनी इनिंग को ग्रूम करना होगा, और अगर ये कर ले जाती हैं ऐसा तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। इसलिए इस खिलाड़ी को भी आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। मेघना की बात कर लेते हैं, तो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगी। इनका जो रोल है वो बैट्समैन का है, यानी कि बैटर है पूरी तरीके से। और इनकी आखिरी 5 पारियों की बात करें तो 53, 31, 16, 0 और 8 का स्कोर इन्होंने किया है। शुरू की आखिरी की 3 जो इनिंग है उसमें इन्होंने 8, 0 और 16 का स्कोर किया है, और आखिरी की 2 इनिंग है, लेटेस्ट इनिंग जो है उसमें इन्होंने 31 और 53 का स्कोर किया, जो दिखाता है कि इन फॉर्म है, ये फॉर्म में पूरी तरीके से वापसी कर चुकी हैं। इसलिए इस मैच में इस खिलाड़ी के साथ जाना बनता है। एलिस पेरी की बात कर लेते हैं, तो बतौर ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए अपना जो योगदान है वो देती हैं। बैटिंग क्रम इनका जो है वो चौथा रहता है, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आती हैं। उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट मैच में 8 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं लिया था। उससे पहले वाले मैच में 13 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं लिया था। उससे पहले वाले मैच में 18 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं लिया। उससे पहले वाले मैच में 2 रन बनाए थे, 2 विकेट लिए थे। और उससे पहले वाले मैच में 0 रन बनाए थे और 0 विकेट चटकाए थे। यानी कि बैटिंग भी खराब चल रही है, बॉलिंग भी खराब चल रही है, फॉर्म में बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में इस खिलाड़ी को आप ड्रॉप कर सकते हैं। बात करेंगे ऋचा घोष की, तो विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर खेलती हैं, 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आती हैं। और इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत गजब रही है, बहुत अच्छी तरीके से ये बल्लेबाजी करती नजर आ रही हैं। आखिरी 5 पारियों की बात करें तो 62, 34, 23, 19 का स्कोर किया है। एक में इनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। इनके आंकड़े दिखा रहे हैं कि ये खिलाड़ी बहुत अच्छी फॉर्म में है, और जब कोई खिलाड़ी फॉर्म में होता है तो उसको टीम में शामिल कर लेना चाहिए। वेयरहम की बात कर लेते हैं, जो कि बतौर बॉलर अपनी टीम के लिए खेलती हैं, 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करती हैं। और इनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करें तो इन्होंने आखिरी मैच में 0 रन बनाए थे, 1 विकेट चटकाया था। उससे पहले वाले मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, 1 विकेट चटकाया। उससे पहले वाले मैच में 8 रन बनाए, कोई विकेट नहीं मिला। उससे पहले वाले मैच में बल्लेबाजी नहीं मिली, 1 विकेट मिला। और उससे पहले वाले मैच में बल्लेबाजी नहीं मिली, लेकिन 2 विकेट मिले। इनको अगर आप गौर से देखेंगे तो इनको लगातार विकेट मिल रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी कम मिलती है। लेकिन अगर बल्लेबाजी आती है तो उसमें भी अपना योगदान ये खिलाड़ी देते हैं। मोलिनिक्स की बात कर लेते हैं, तो ये भी गेंदबाज हैं, 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करती हैं। और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 9 रन बनाए थे इससे पहले वाले मैच में, 1 विकेट चटकाया था। उससे पहले वाले मैच में 34 रन बनाए थे, 2 विकेट चटकाए थे। और उससे पहले वाले मैच में 11 रन बनाए थे, 4 विकेट लिए थे। उससे पहले 17 रन बनाए थे, 0 विकेट चटकाए थे। और इससे जो इनका 5वां मैच था उसमें इन्होंने 19
रन बनाए थे और कोई विकेट नहीं चटकाया था। आप इनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इनको विकेट मिल रहे हैं, कभी इनको 2 विकेट मिलते हैं तो कभी उससे ज्यादा मिलते हैं, इसलिए ये खिलाड़ी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एस पाटिल की बात कर लेते हैं तो ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आती है। और इनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करें तो इन्होंने लास्ट मैच में 8 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं लिया था। उससे पहले वाले मैच में इनको बल्लेबाजी नहीं मिली, कोई विकेट भी नहीं मिला था। उससे पहले वाले मैच में इन्होंने 7 रन बनाए थे, 1 विकेट लिया था। उससे पहले वाले मैच में कोई बल्लेबाजी मिली नहीं, 2 विकेट चटकाए थे। और उससे पहले वाले मैच में इनको बल्लेबाजी नहीं मिली थी और 3 विकेट इनको नसीब हुए थे। यानी विकेट का जो कॉलम है ये लगभग हर मैच में भरा हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए ये गेंदबाज जो है उसको भी आप टीम में शामिल कर सकते हैं। एक चीज जो इनके बारे में कही जाती है कि बल्लेबाजी कम मिलती है क्योंकि बैंगलोर की जो बैटिंग लाइनअप है बहुत स्ट्रांग है, इसमें बैटिंग कम मिलती है, लेकिन अगर बैटिंग की जरूरत पड़ती है तो ये खिलाड़ी बहुत शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए जानी जाती हैं। सिमरन बहादुर की बात कर ले तो बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में जाना जाता है और ये 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आती हैं। इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो इनको शुरुआती की 2 मैच में कोई विकेट नहीं मिला, बल्लेबाजी भी नहीं मिली है। उससे पहले वाले मैच में भी इनको न बल्लेबाजी मिली ना इन्होंने विकेट चटकाया था। उससे पहले वाले मैच में 20 रन बनाए थे, 2 विकेट चटकाए थे। और उससे पहले वाले मैच में 12 रन बनाए थे और 2 विकेट इन्होंने चटकाए थे। यानी कि फॉर्म अच्छी नहीं है, इस खिलाड़ी को ड्रॉप करना ज्यादा बेटर रहेगा। आशा शोभना की बात कर लेते हैं तो ऑलराउंडर है, 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आती हैं। इनकी परफॉर्मेंस ट्रैक करें तो इन्होंने पिछले मैच में बल्लेबाजी नहीं की थी लेकिन 5 विकेट चटकाए थे। उससे पहले वाले मैच में 4 रन बनाए थे और 1 विकेट चटकाया था। उससे पहले वाले मैच में इनको बल्लेबाजी नहीं मिली, विकेट भी नहीं मिले थे। और उससे पहले वाले मैच में बल्लेबाजी तो नहीं मिली लेकिन 2 विकेट मिले थे। और सबसे पहले वाले मैच में इनको बल्लेबाजी नहीं मिली लेकिन 2 विकेट लेने में कामयाब रही थी। यानी कि आशा शोभना भी शानदार गेंदबाज है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं और आप इस खिलाड़ी को भी शामिल कर सकते हैं। बैंगलोर के बाद आप नजर डालेंगे गुजरात की लाइकली प्लेइंग 11 पर। तो इनकी टीम की बात करें तो इनकी टीम में बेथ मुनी, वेदा कृष्णमूर्ति, लिचफील्ड, हरलीन देओल, एशले गार्डनर, हेमलता, स्नेह राणा, तनुजा कंवर, ब्राइस और ली ताहू खेलती नजर आ सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेथ मुनी की। तो विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर अपनी टीम के लिए योगदान देती है, ओपन करती हैं। और इनकी आखिरी परफॉर्मेंस ट्रैक की जाए तो इन्होंने 5वें मैच में 24 रन, चौथे मैच में 82, तीसरे मैच में 13, दूसरे मैच में 72 और पहले मैच में अपने 52 रन बनाए थे। ये इनकी आखिरी 5 मैचों की परफॉर्मेंस है जो दिखाती है कि बहुत गजब फॉर्म में चल रही हैं और बेथ मुनी को आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। वेदा कृष्णमूर्ति की बात कर लेते हैं तो ये बैट्समैन है, हालांकि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करती हैं लेकिन इनके साथ इनकी टीम ने पिछले मैच में एक्सपेरिमेंट किया था, इनको ओपन किया करवाया था लेकिन वहां पर ये बुरी तरीके से फ्लॉप रही। और अब मेरा मानना है कि शायद इनको इनकी असली जगह पर एग्जैक्ट पोजीशन पर भेजा जा सकता है जो कि इनकी चौथी नंबर पर हो सकती है। इनके आखिरी 5 मैचों की परफॉर्मेंस की बात करें तो 0-0-17 नॉट एप्लीकेबल, यानी कि बैटिंग नहीं मिली और उससे पहले भी इनको बैटिंग नहीं मिली थी। फॉर्म आप देख सकते हैं बहुत खराब फॉर्म से गुजर रही हैं, इसीलिए इस खिलाड़ी को भी ड्रॉप करना ज्यादा अच्छा रहेगा। लिचफील्ड की बात कर लें तो बैट्समैन के तौर पर अपनी टीम के लिए योगदान देती हैं, ओपन करती हैं और हो सकता है कि इस मुकाबले में ये खिलाड़ी ओपन करें और अगर ये खिलाड़ी ओपन करेंगे तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस देने में ये कामयाब हो सकती हैं। आखिरी 5 पारियों की बात करें तो 7-4-2-17 का स्कोर किया है, 1 में इनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। हालांकि फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है लेकिन आप इस खिलाड़ी पर भरोसा जता सकते हैं। हरलीन देओल की बात कर लें तो ऑलराउंडर के रूप में अपनी टीम के लिए योगदान देती हैं, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करती हैं। और इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इससे पहले वाले मैच में इन्होंने 8 रन बनाए थे, उससे पहले वाले मैच में इन्होंने 6 रन बनाए थे, गेंदबाजी का मौका नहीं मिला था। उससे पहले वाले मैच में इन्होंने 4 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं लिया था। उससे पहले वाले मैच में 12 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। और उससे पहले वाले मैच में 31 रन बनाए थे और 1 विकेट लेने में कामयाब रही थी। हरलीन देओल की जो रिसेंट फॉर्म है वो खराब चल रही है, कह सकते हैं कि थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रही है, लेकिन मेरा मानना है कि बैंगलोर के खिलाफ इस खिलाड़ी ने हमेशा अपने बल्ले से गदर की परफॉर्मेंस दी है और गेंदबाजी भी अच्छी करी है। इसलिए हो सकता है कि आप सिचुएशन के हिसाब से और अपने दिमाग के हिसाब से इस खिलाड़ी को टीम में चुन भी सकते हैं और अगर आप बाहर करना चाहें तो बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉल आपको उसी समय लेनी होगी। अब बात करेंगे हम हेमलता की, जो कि बैट्समैन के तौर पर अपनी टीम के लिए योगदान देती हैं, 5वें नंबर पर खेलती हैं। इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इससे पहले वाले मैच में 3 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। उससे पहले इन्होंने 57 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। उससे पहले वाले मैच में 16 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला। और उससे पहले वाले मैच में 1 रन बनाया था, कोई विकेट नहीं मिला था। और पहले मैच में इन्होंने 6 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। यानी कि एक पारी को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद ये लगातार फ्लॉप रही है, इसलिए मेरा मानना है कि इस खिलाड़ी को साइड करना ज्यादा बेटर हो सकता है। एशले गार्डनर की बात कर लेते हैं तो ये ऑलराउंडर के रूप में अपनी टीम के लिए योगदान देती हैं और ये 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आती हैं। इनकी रिसेंट फॉर्म की बात करें तो इन्होंने इससे आखिरी वाले मैच में 15 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं लिया था। उससे पहले इन्होंने 26 रन बनाए थे, 1 विकेट लिया था। उससे पहले इन्होंने 10 रन बनाए थे, 2 विकेट चटकाए थे। उससे पहले वाले मैच में ना इनको बल्लेबाजी मिली, विकेट भी कोई नहीं मिला था। और इससे पहले वाले मैच में इनको बैटिंग नहीं मिली थी
और विकेट इन्होंने एक निकाला था। यानी आप इनको अगर गौर से देखेंगे तो इनकी हाल फिलहाल बल्लेबाजी की जो फॉर्म है वो खराब चल रही है, लेकिन गेंदबाजी से इनको विकेट मिल रहे हैं। ऐसे में आप इनके साथ गैम्बल खेल सकते हैं, टीम में इनको चुन सकते हैं, क्योंकि विकेट तो ये ले रही हैं, अगर इनका बल्ला चल निकला तो वो आपके लिए और ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट देके जाएगा। बात करेंगे स्नेह राणा की, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर अपनी टीम के लिए खेलती हैं। इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो 8वां रहता है, और इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इससे पहले वाले मैच में इन्होंने ना कोई रन बनाया था, ना कोई विकेट लिया था। उससे पहले वाले मैच में इनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, एक विकेट लिया था। उससे पहले वाले मैच में इन्होंने एक रन बनाया था और एक विकेट चटकाया था। उससे पहले वाले मैच में इन्होंने एक विकेट चटकाया था, और सबसे पहले मैच में भी इन्होंने एक विकेट चटकाया था। यानी बल्लेबाजी बहुत कम मिलती है इनको, लेकिन विकेट इनके हर मैच में कोई ना कोई रहता है, इसलिए इस खिलाड़ी पर आप भरोसा जता सकते हैं। तनुजा कंवर की बात करें तो प्योर बॉलर है, 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करती हैं, और इनकी परफॉर्मेंस ट्रैक करें तो 28 रन बनाए थे, 2 विकेट चटकाए थे इससे पहले वाले मैच में। उससे पहले इन्होंने बल्लेबाजी तो नहीं की थी, लेकिन एक विकेट चटकाया था। उससे पहले इनको कोई विकेट नहीं मिला था। उससे पहले वाले मैच में इनको 2 विकेट मिले थे, और आखिरी मैच की बात करें तो वहां पर इनको एक विकेट मिला था। यानी विकेट हमेशा निकालती हैं। बल्लेबाजी अगर मिल जाती है तो उसमें भी एक कमाल की बैटिंग करने को जानी जाती हैं। ब्राइस की बात कर लेते हैं, जो कि बतौर ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए खेलती हैं। हालांकि जो गुजरात की टीम है वो इन पर बल्लेबाजी में कम भरोसा जताती है, लेकिन ये गेंदबाजी बहुत शानदार करती है। परफॉर्मेंस ट्रैक करें तो इन्होंने अब तक 25 रन पिछले वाले मैच में बनाए थे, एक विकेट चटकाया था। उससे पहले इन्होंने 48 रन बनाए थे, एक विकेट चटकाया था। उससे पहले वाले मैच में 1 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। उससे पहले वाले मैच में 83 रन बनाए थे, एक विकेट चटकाया था। और पहले मैच में इन्होंने 67 रन बनाए थे और 2 विकेट इन्होंने चटकाया था। यानी अगर आप देखेंगे कि इनको बैटिंग क्रम में अगर ऊपर उतारा जाए तो ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए बैटिंग से भी योगदान दे सकती हैं, और विकेट तो ये लगातार ले रही हैं। बहुत शानदार फॉर्म में है, बहुत अच्छी खिलाड़ी भी है। ली तहुहू की बात कर ले, 10वें नंबर पर खेलने नजर आती हैं, और प्योर बॉलर है अपनी टीम के लिए। और इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो आखिरी 5 पारियों में इन्होंने 1, 1, 2 और 1 यानी कुल 2, 3, 4 और 5 विकेट चटकाए हैं। एक में इनको विकेट नहीं मिलता, यानी लगभग हर मैच में ये विकेट लेने में कामयाब रहती हैं। तो ये गुजरात और बेंगलोर की मैंने आप लोगों को लाइकली प्लेइंग 11 टीम बता दी है, उनकी परफॉर्मेंस बता दी है। और अब एक नजर डाल लेते हैं कि क्या आपकी ड्रीम 11 टीम बन सकती है। तो विकेट कीपर के तौर पर आप बेथ मूनी और ऋचा घोष को ले सकते हैं, यानी विकेट कीपर आप 2 रख सकते हैं। बैट्समैन की बात कर ले तो पिचफील्ड, मेघना और हेमलता के साथ जा सकते हैं, 3 बल्लेबाज चुन सकते हैं। ऑलराउंडर्स की बात कर ले तो आप अपनी टीम में एलिस पेरी, सोफी डिवाइन, गार्डनर और मोलिनिक्स के रूप में 4 ऑलराउंडर रख सकते हैं, और 2 गेंदबाज कंवर और शोभना आशा के रूप में चुन सकते हैं, जो कि बहुत शानदार फॉर्म में चल रही हैं। अब इस मुकाबले की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की बात कर लेते हैं। किन खिलाड़ियों पर आपकी नजर रहनी चाहिए, कौन से खिलाड़ी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बैटर्स की बात कर लेते हैं, इस मुकाबले में सोफी डिवाइन, एलिस पेरी, एस्ले गार्डनर और हरलीन देवल बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। ये सारे खिलाड़ी बहुत शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, आप स्टैट्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं बॉलर्स टू वॉच आउट फॉर में देख लें तो आशा शोभना, श्रेयंका पाटिल, एस्ले गार्डनर और तनुजा कंवर के रूप में ये गेंदबाज बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन से खिलाड़ी को आप बना सकते हैं, साथ ही टॉप 5 पिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 5 खिलाड़ी आपकी टीम में जरूर होने चाहिए, जिनका मैं नाम बताने वाला हूं। इनके नाम है ऋचा घोष, सोफी डिवाइन, बेथ मूनी, एस्ले गार्डनर और आशा शोभना। ये 5 खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी इनकी बहुत अच्छी रही है। वही कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर लें तो 4 कॉम्बिनेशन के साथ मैं जाना चाहूंगा। फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो सोफी डिवाइन कैप्टन, एलिस पेरी वाइस कैप्टन का बनता है। सेकंड कॉम्बिनेशन ऋचा कैप्टन, डिवाइन वाइस कैप्टन। थर्ड कॉम्बिनेशन बेथ मूनी कैप्टन, गार्डनर वाइस कैप्टन। और फोर्थ कॉम्बिनेशन ऋचा कैप्टन और पेरी वाइस कैप्टन का बनता है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। अगर आप रैंक 1 लाने की सोच रहे हैं तो हमारी वीडियोस को पूरा देखें, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल सटीक विश्लेषण और स्टैट्स खंगाले हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, लेकिन जाते जाते मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे यूजर्स, हमारे व्यूअर्स की जो एडवाइस होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपके पास कोई एडवाइस है, कोई सुझाव है, तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।